हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया और ब्राजील के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले जो मैंने पार्ट 1 वीडियो बनाया है इस चैप्टर का, तो उसमें इंडिया की जो भी फिजियोग्राफी है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, जो कि हिमालयज है, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है, पेनिनसुलर है और कोस्टल प्लेन्स जो है, आइलैंड्स है, ये सारे चीज़ों के बारे में, सारे फिजियोग्राफीज के बारे में मैंने डिटेल में पार्ट 1 में जानकारी दे दी है। अभी इस वीडियो में मैं ब्राजील की जो भी फिजियोग्राफी है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। फिजियोग्राफी का जो भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, फिजियोग्राफी का मतलब क्या है, वो पूरा का पूरा मैंने पार्ट 1 में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है डिटेल में। अभी हम चर्चा करने वाले हैं ब्राजील के जो भी फिजियोग्राफी है उसके बारे में। सबसे पहले ब्राजील का जो फिजियोग्राफी है वो है हाईलैंड। ओके, हाईलैंड मतलब यू नो दैट जो जगह सी लेवल से ऊपर हो, बहुत ज्यादा ऊपर है, उसको हम हाईलैंड, ज्यादातर हाईलैंड में प्लेट्यूज और माउंटेन्स आते हैं। ठीक है, तो अभी ब्राजील में भी जैसे इंडिया में हमने देखा, हिमालय के बारे में हमने डिस्कशन किया और जो डेक्कन प्लेट्यूज वगैरह है पेनिनसुलरिज्म में, उसके बारे में, अरावलीज के बारे में चर्चा किया। अभी हम ब्राजील में जो भी हाईलैंड्स है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ब्राजीलियन हाईलैंड्स पे जो ब्राजील में जो हाईलैंड्स है वो दो हाईलैंड्स है एक्चुअली वहाँ पे। एक है ब्राजीलियन हाईलैंड्स। अभी ब्राजीलियन हाईलैंड्स को हम ब्राजील सिल्क बोलते हैं या ब्राजीलियन प्लेट्यूज भी हम उसको बोलते हैं। ठीक है, अभी ये जो ब्राजीलियन हाईलैंड्स है इसका लोकेशन जो है वो साउथ ईस्ट ब्राजील में। यहाँ पर मैंने मैप भी बनाया है, मैप में मैं आपको पूरा का पूरा उसका लोकेशन वगैरह वो एक्सप्लेन कर दूंगा। और ये बात याद रखना है आपको चारों जो डायरेक्शन है, चारों डायरेक्शन पे आपको ध्यान में रखना है। मतलब हाईलैंड जो है या कोई भी जो फिजियोग्राफी है उसके चारों डायरेक्शन में क्या क्या चीजें हैं वो भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ब्राजीलियन हाईलैंड्स का जो लोकेशन हमने अभी देखा, दैट इज लोकेटेड फॉर द साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ ब्राजील। ठीक है, अभी ये जो हाईलैंड्स है इसका जो स्लोप है, मतलब ब्राजीलियन हाईलैंड्स के जो स्लोप है वो पूरे के पूरे नॉर्थवर्ड है, मतलब इसका जो स्लोप है नॉर्थ की तरफ। तो यहाँ पे जो भी नदियाँ का मतलब जो ओरिजिन होता है वो सारी की सारी नदियाँ नॉर्थ पड़ में बहती है। और जो नदियाँ हैं वो एकदम स्पीड में, मतलब बहुत ज्यादा रैपिडली वो बहती है। ठीक है, और समटाइम्स द रिवर्स आल्सो फॉर्म वाटरफॉल्स व्हेन दे फ्लो टुवर्ड द नॉर्थ। और वो जो नदियाँ है जो ब्राजीलियन हाईलैंड्स में ओरिजिन होती है वो जाकर अमेजॉन रिवर में मिल जाती है। मतलब दो रिवर्स आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ अमेजॉन रिवर, जो कि अमेजॉन रिवर कहाँ से कहाँ तक बहती है हमें पता है। अमेजॉन रिवर जो यहाँ से जो गियाना हाईलैंड्स के होकर, मतलब बाजू से होकर वो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में मिल जाती है। ठीक है, तो ये जो नदियाँ है ब्राजीलियन हाईलैंड से जो चल बहने वाली नदियाँ हो उसकी ट्रिब्यूटरीज बन जाती है अमेजॉन रिवर की। ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। और दूसरी बात जो है वो है ब्राजील में गयाना हाईलैंड्स। अभी ये जो गयाना हाईलैंड्स है इसका जो लोकेशन अगर आपको पता है तो गयाना हाईलैंड इज लोकेटेड फॉर द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, ये नॉर्थ में है गयाना हाईलैंड्स। ठीक है, और गयाना हाईलैंड्स का जो मतलब बिगिनिंग है, मतलब गयाना हाईलैंड कहाँ से कहाँ तक ओरिजिनेशन है इसका, तो गयाना आइलैंड जो है ये वेनेजुएला है, जो नेबर्स है ब्राजील का नेबरिंग कंट्री है नॉर्थ में, उस कंट्री से उसकी शुरुआत है। उसके बाद वो गयाना आइलैंड, यहाँ पे एक और एक कंट्री है उसकी गयाना नाम की, इसलिए इस आइलैंड का नाम गयाना आइलैंड ही दे दिया कंट्री से। फिर वो ब्राजील में आकर जो गियाना फ्रेंच है, गियाना फ्रेंच तक उसका एक्सटेंशन है। मतलब गयाना आइलैंड का जो एक्सटेंशन है वो वेनेजुएला से लेकर ब्राजील में एंटर होने के बाद वो जो गियाना फ्रेंच है वहाँ तक उसका एक्सटेंशन है। और जब ये गयाना आइलैंड ब्राजील में एंटर करता है तो उसकी जो टोपोग्राफी है वो मतलब उसकी जो हाइट है वो कम हो जाती है। ठीक है, अभी यहाँ पर ये जो गयाना आइलैंड है उसका जो सबसे ऊपर की जो चोटी या पीक है उसका नाम है पिको दी नेबलिना। तो पिको दी नेबलिना का जो हाइट है वो है 3014 मीटर, मतलब 3014 मीटर इसकी हाइट हो जाती है पिको दी नेबलिना, जो कि गयाना में बेटा है। ठीक है, पिको दी नेबलिना नाम का हाईएस्ट पीक है ब्राजील का। पिको दी नेबलिना ये हाईएस्ट पीक है ब्राजील कंट्री का। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसकी हाइट कितनी है 3014 मीटर। ठीक है, बस इतना। उसके बाद उसका लोकेशन हो गया, उसका एक्सटेंशन के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। अभी चलते हैं एस्कार्पमेंट के बारे में डिस्कशन करके। द ग्रेट एस्कार्पमेंट। अभी ग्रेट एस्कार्पमेंट क्या होता है ये सबसे मतलब समझना जरूरी होता है।
एस्कार्पमेंट मतलब ऐसा बहुत ऐसा हाईलैंड, और हाईलैंड एकदम अचानक से ऐसा लगता है कि अर्थ वहां से खत्म हो चुकी है, मतलब थोड़ी देर, मतलब हाईलैंड के ऊपर जाने के बाद ऐसा लगता है कि यहाँ से अर्थ आगे है ही नहीं, मतलब एग्जैक्टली लाइक दैट। मान लो ये हाईलैंड है, ओके, ये हाईलैंड है, और कुछ इस तरह एकदम स्टीप जगह आ जाती है सामने, मतलब डीप वैली आ जाती है। यहाँ पर खड़े होने के बाद ऐसे लगता है कि मानो वहां पे अर्थ है ही नहीं, मतलब जमीन है ही नहीं। तो ये जो चीज है इसको बोला जाता है एस्कार्पमेंट। अभी ये ग्रेट एस्कार्पमेंट, इट इज अ एक्सट्रीम फीचर ऑफ द कंट्री, ठीक है। इसको ये जो ब्राजीलियन एस्कार्पमेंट है, मतलब द ग्रेट एस्कार्पमेंट, ये ब्राजील के कौन से पार्ट में बैठा है वो भी देखते हैं। अभी ग्रेट एस्कार्पमेंट जो है, ये जो ब्राजील का जो नॉर्थ ईस्ट जो पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में जो मतलब जो हाईलैंड्स है, ब्राजीलियन हाईलैंड्स, उस ब्राजीलियन हाईलैंड्स में वो बैठा है ग्रेट एस्कार्पमेंट, ठीक है। तो ये हमें समझना जरूरी है, ठीक है। फिर दूसरी बात है कोस्ट। जिस प्रकार हमने इंडियन कोस्ट के बारे में, इंडियन कोस्ट लाइन के बारे में देखा कि जिस मतलब जो पेनिनसुलर रीजन है वेस्ट से लेकर ईस्ट तक, ठीक है। तो इंडिया को जो कोस्ट लाइन है 7,500 किलोमीटर तक कोस्ट लाइन हमें मिली है इंडिया को, ठीक है। तो उसी प्रकार द कंट्री इज सो ब्लेस्ड विद 7,400 किलोमीटर, मतलब 7,400 किलोमीटर का जो किनारा है इसको, इस कंट्री को ब्लेस्ड हुआ है। तो ये जो कोस्ट लाइन है ये दो पार्ट में डिवाइड की है, यहाँ पर मैंने चार्ट बनाए हैं। एक है नॉर्थ कोस्ट, नॉर्दर्न कोस्ट, और दूसरी साउदर्न कोस्ट। मतलब नॉर्दर्न कोस्ट और साउदर्न कोस्ट कैसे देखो, नॉर्दर्न कोस्ट जो है तो एम्पा से लेकर रियो दी ग्रैंडी डी नॉर्टी, ओके, ये जो शहर है वहां तक नॉर्दर्न कोस्ट ये फैला है। फिर उसके बाद रियो दी ग्रैंडी नॉर्दी के ऑनवर्ड्स जो भी भाग बचा है साउथ की तरफ, तो वो पूरा का पूरा साउदर्न कोस्ट आता है, ठीक है। अभी ये जो कोस्टल लाइंस है वो कैसे है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन से लेकर साउथ अटलांटिक ओशन से लेकर ये कोस्ट लाइन यहाँ पर दिया है। मतलब ब्राजील का जो कोस्ट लाइन है वो सिर्फ नॉर्थ में है और साउथ साइड में, साउथ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, ये दो साइड में कोस्टल मतलब समुद्र किनारा है, ठीक है। अभी ये दोनों समुद्र किनारे के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पहले हमें समझ लेना है। अभी इसका जो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है, यहाँ पर जो अमेजोन नदी यहाँ से बहती आती है, तो अमेजोन नदी और उसके साथ दूसरी और एक नदी है, उस नदी का नाम है टोकैंटिन्स। अब ये दोनों नदियां यहाँ पर बहती है और ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन को मिल जाती है। जब ये दो नदियां नॉर्थ अटलांटिक ओशन को मिलती है तो उनका वो माउथ वहां पे बनता है, रिवर माउथ, मतलब जहाँ पर एक बड़ी नदी को एक बड़ी वाटर बॉडी में मिलती है उसको, फिर उस जगह को रिवर माउथ बोला जाता है। तो उन दो नदी को के माउथ से एक आइलैंड वहां पर फॉर्म हुआ है, उस आइलैंड का नाम है मोराजो आइलैंड। तो ये जो है नॉर्दर्न कोस्ट लाइन का कैरेक्टरिस्टिक है। फिर अभी देखते हैं साउथ अटलांटिक ओशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो यहाँ पर लॉन्ग बीचेस है और सैंड ड्यून्स है, ठीक है। मतलब जो साउथ अटलांटिक ओशन है वहां पर बड़े बड़े बीचेस हैं। देखो आपको पता है ब्राजील जो ये जो कंट्री बीचेस के लिए बहुत पॉपुलर है, तो वो जो बीचेस है यहाँ पर साउथ अटलांटिक ओशन का जो कोस्टल लाइन है वहां पर वो बीचेस है और सैंड ड्यून्स भी वहां पर आते हैं, ओके। तो यहाँ पर मतलब जो ब्राजीलियन हाईलैंड्स है वो ब्राजीलियन हाईलैंड से मतलब छोटी मोटी नदियां जो है वो बहती है और वो साउथ अटलांटिक ओशन को मिलती है, ठीक है। तो जब ये साउथ अटलांटिक ओशन को मिलती है तो इनमें से एक ही जो मेजर रिवर है उस रिवर का नाम है साओ फ्रांसिस्को। बस ये एक मेन रिवर है जो कि साउथ अटलांटिक ओशन को मिलती है यहाँ पर साउथ, मतलब साउथ ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कोस्टल लाइन ऑफ द कंट्री, कोस्टल लाइन ऑफ ब्राजील। अभी नेक्स्ट जो हम डिस्कशन करेंगे वो है प्लेन्स। जैसे हमने नॉर्थ इंडियन प्लेन्स जो कि इंडिया में, उसके बारे में डिस्कशन किया हमारे इसके पहले वीडियो में। अभी इस वीडियो में हम जो प्लेन्स है वो जो कंट्री ब्राजील में कौन से प्लेन्स है उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक्चुअली ब्राजील में बहुत ज्यादा, जैसे इंडिया में बड़े बड़े प्लेन्स है वैसे बड़े प्लेन्स इस कंट्री में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ज्यादा जो कंट्री है वो हाईलैंड्स पर है। मतलब ज्यादातर कंट्री में हाईलैंड्स है, माउंटेन्स है और रिवर्स है और डेंसली फॉरेस्टेड एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पर दो प्लेन्स है, एक जो है अमेजोन नदी के कारण बना है, उसको हम अमेजोन बेसिन बोलते हैं। मतलब द रिवर अमेजोन विच फ्लो
थ्रू द रीजन, ओके, दैट रीजन इज कॉल्ड अमेजन बेसिन। मतलब वो जो नदी का जो प्लेन है वो अमेजन बेसिन है। अभी अमेजन बेसिन का जो प्लेन है वो नियर अबाउट 130 किलोमीटर वाइड हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब ये अमेजन बेसिन जो प्लेन है, जब ये गियाना हाइलैंड्स के नजदीक आता है तो उसकी जो विड्थ है वो कम हो जाती है कंपैरेटिवली, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और अमेजन बेसिन मतलब ये जो प्लेन है, इस प्लेन का लोकेशन है नॉर्थ में, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और नॉर्थ में अगर आप देखेंगे तो डेंसली फॉरेस्टेड एरिया है, वहाँ पे हमेशा बारिश हो जाती है, तो वहाँ पर इनएक्सेसिबिलिटी जो मतलब एक्सेस वहाँ पर ज्यादातर लोगों को रहने के लिए नहीं होता है, ठीक है। तो वहाँ का जो मतलब नॉर्दर्न पार्ट का जो पॉपुलेशन है, प्लेन होने के बाद भी वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो कम है, क्योंकि वहाँ पर अमेजन जंगल है। आपको पता होगा अमेजन जंगल के बारे में, या आप इंटरनेट पे या यूट्यूब पे अमेजन जंगल देख सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो है पैराग्वे रिवर्स के कारण बना हुआ जो ग्राउंड है या प्लेन्स है, दैट इज लोकेटेड टुवर्ड द साउथ ऑफ द कंट्री। मतलब कंट्री का जो मतलब साउथ ईस्ट पार्ट है वहां पर ये ग्राउंड बसा है, ओके, सॉरी साउथ वेस्ट में ये जो ग्राउंड है ये बसा है पैराना और पैराग्वे नदी के कारण ये ग्राउंड बसा है, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आइलैंड ग्रुप के बारे में। जैसे हमारे इंडिया में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के बारे में मैंने आपको बताया, तो उसी प्रकार इस कंट्री के भी आइलैंड्स ग्रुप है जो दो प्रकार के। एक है मरीन आइलैंड। मरीन आइलैंड मतलब जो कि मतलब मरीन आइलैंड जो है जो समंदर में के अंदर रहते हैं। मरीन आइलैंड मतलब देखो एक्चुअली इन ब्राजील जो मरीन आइलैंड्स है दे वेर द पार्ट ऑफ द मेन लैंड एक्चुअली, बट नाउ दे हैव बिकम द आइलैंड, क्योंकि वो जो है अभी वो जो जगह है वो समंदर के अंदर चली गई है कुछ कारण, मतलब यू नो दैट जो जमीन है या अर्थ है वो डिस्टर्ब होती है इधर उधर भूकंप के कारण, अर्थ वोल्केनिक इरोशन के कारण, को वो जो जमीन है वो समुद्र के बीच में चली गई। तो नियर अबाउट ये जो जमीन है समुद्र के 300 किलोमीटर अंदर चली गई है। तो जो मरीन आइलैंड्स है वो मेन लैंड से 300 किलोमीटर अंदर समुद्र में है। अभी वो जो है वो आइलैंड जो है वो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है और साउथ अटलांटिक ओशन में, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो है और कुछ कुछ जो ये मरीन आइलैंड्स है दैट आर आल्सो मतलब माउंटेन सबमर्ज्ड अंडर द वाटर। मतलब जो माउंटेन है वो पानी के नीचे चले गए, समुद्र के पानी के नीचे चले गए, वो उसको भी हम मरीन आइलैंड्स बोलते हैं। अभी नेक्स्ट जो है वो कोस्टल आइलैंड। मैंने आपको पहले ही बता दिया कोस्टल आइलैंड। कोस्टल आइलैंड मतलब जो एकदम समुद्र के नजदीक हो, मतलब जो रिवर्स माउथ है, मतलब जो नदी जो होती है अपना जो सेडिमेंट्स अपने साथ ट्रांसपोर्ट करती है, वो अपने माउथ के पास वो सेडिमेंट्स छोड़ देती है। मतलब वो जो सेडिमेंट्स है वहां पर जमा हो जाता है, मतलब रिवर्स अपने माउथ के पास सेडिमेंट जमा होने के करने के कारण वहां पर एक बहुत बड़ा ग्राउंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो उसको हम कोस्टल आइलैंड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये हुआ जियोग्राफी ऑफ ब्राजील। अभी और दोनों कंट्री का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके बारे में डिस्कशन करना बाकी है। तो ये जो है आज का हुआ हमारा पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज सिस्टम ऑफ ब्राजील एंड इंडिया। अभी नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं दोनों कंट्रीज का जो ड्रेनेज सिस्टम है, मतलब नदियां कहाँ से ओरिजिनेट होती है, वो किस डायरेक्शन में बहती है, उसका रीजन क्या है, ठीक है, ग्राउंड का फॉर्मेशन कैसे हो जाता है, ये सारे डिटेल में जो भी चीज है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपको इस वीडियो में जो भी जानकारी है वो कैसी लगी हमें जरूर बताएं। हमारा चैनल जो है आप सब्सक्राइब करें, ठीक है, और शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।